Hello everyone, my name is Sudhir Mishra and today we are going to learn about Fresnel biprism experiment, which is a method to obtain coherent sources. So let's start the topic. इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे किस तरीके से फ्रेस्नेल का यूज़ करके हम कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट कौन से हमको एपरेटस की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों ये एक एक्सपेरिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कुछ एम होगा। इसका एम होता है जस्ट लाइक यंग्स एक्सपेरिमेंट। यंग्स एक्सपेरिमेंट का काम क्या था? मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लैम्डा का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। सो इसका एम ये है बच्चों, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। आपके इसमें लॉयड्स मिरर मेथड भी दिया है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है एक्सपेरिमेंट फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, जिसको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सो ये क्या काम होता है, इसका वेवलेंथ निकालने का काम होता है। सो लैम्डा की वैल्यू हम इस एक्सपेरिमेंट से फाइंड करेंगे, जो कि इतना निकल के आएगा। ये आपको फॉर्मूला लर्न रखना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कई बार हमने इस फॉर्मूले का यूज देखा है, इसको काफी डिटेल में हमने डिराइव भी किया। तो आगे हम देखेंगे इसके बारे में और डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमें जो एपरेटस की जरूरत पड़ेगी, एपरेटस का नाम आपके डायग्राम से दिख ही रहा है बच्चों। सो यहाँ पे जो सबसे पहला एपरेटस हमको यूज होगा उसका नाम होगा स्लिट एस। और उसके बाद हमें यूज करना है बाइप्रिज्म। मैं डिटेल में बताऊंगा आपको बाइप्रिज्म कैसा यूज करेंगे, उसका सिंबल बी। लेंस यूज करेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस रहेगी बच्चों, देख सकते हैं आप यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस हम यूज कर रहे हैं। और साथ ही साथ माइक्रोमीटर आईपीस, इस आईपीस के जरिए हम रीडिंग्स देखते हैं, ठीक है। सो इस आईपीस के जरिए हम क्या देखते हैं बच्चों, रीडिंग देखते हैं। तो इसका यूज होता है, इसके साथ में लगा होता है रीडर, दैट इज अ माइक्रोमीटर, उसकी मदद से हम इसके मेजरमेंट लेते हैं। सो फिलहाल के लिए अभी इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिटेल इस बाइप्रिज्म और स्लिट की। तो जैसा कि हमको पता है हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न। स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए क्या होती है, कुछ कंडीशंस होती है, वही कुछ कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए जिसके जरिए हम क्या ऑब्टेन करेंगे, कोहेरेंट सोर्सेस। तो फिलहाल के लिए हमको पता है कि स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम, या फिर आप बोल सकते हो ब्राइट के बाद अगला डार्क, डार्क के बाद अगला ब्राइट। इस तरीके से जो पैटर्न मिलता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरफेरेंस पैटर्न। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, कैसे करेगी, कंसिडर अ स्लिट विच कंसिस्ट ऑफ नैरो होल, या फिर आप क्या बोल सकते हो, कंसिडर अ नैरो स्लिट। सो इसमें से क्या होगी, लाइट आएगी, इसमें से लाइट आएगी और बाइप्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग एज पे गिरेगी। सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अब हमको पता है रिफ्रैक्शन के कारण हमें क्या मिलती है, इमेज मिलती है। सो उसी इमेज की स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। सो फिलहाल मैं आपको थोड़ा बाइप्रिज्म के बारे में डिटेल बता देता हूँ। सो देखेंगे पॉइंट नंबर 1, it is an optical device of producing interference of light. It is a optical device, obviously optical word यूज किया है तो किससे बना होगा, ग्लास से बना होगा, ठीक है। Interference of light, Fresnel biprism is made by joining the base of two thin prism A1 BC and A2 BC as shown in the figure. फिलहाल ये जो फिगर मैंने आपको यहाँ पे as shown in figure बोला है, वो फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके देना है आपको, आप फिगर को ध्यान से देखिएगा। तो सपोज टू थिन प्रिज्म है, ये पहला प्रिज्म, और एक हमने नीचे में ही क्या बनाया है, दूसरा प्रिज्म। यानी यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, एक प्रिज्म है और एक दूसरा प्रिज्म है। इन दो थिन प्रिज्म, कैसे प्रिज्म है बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा, थिन प्रिज्म है। अब ये कोई पूछेगा नहीं आपको कि थिन प्रिज्म क्यों है, सो हम इसको डिटेल में नहीं कवर करेंगे। हम बात करेंगे दो अलग अलग प्रिज्म, थिन प्रिज्म, दोनों के बेस को हमने जोड़ा और हमने क्या किया, एक नया बड़ा हमने प्रिज्म बनाया। ये क्वाड्रिलेटरल की टाइप का हो गया, जिसको आपको पता है अपोजिट एंगल इसके कैसे होते हैं, टोटल अगर इनका किया जाए तो ये होते हैं 180
डिग्री। ओके, सो हम आगे का बात कवर कर लेते हैं। सो हम करते क्या है, इनके बेस को हम ऐसे ज्वाइन करते हैं और इसको इस पार्ट में क्या करते हैं, कट करते हैं। सो हमने कटेड वाला पोर्शन यूज करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सो कटेड वाला पोर्शन हमें ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है। सो ये हो गया हमारा बाइप्रिज्म। सो ये है बच्चों हमारा बाइप्रिज्म। सो इसके बारे में और देखेंगे, वेरी स्मॉल एंगल और ग्राइंडिंग अ थिक ग्लास प्लेट। सो ये तो थेरोटिकल पोर्शन था, थेरी के मामले में हम इसको डिटेल में नहीं कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम आते हैं अलग टॉपिक पे, अलग पॉइंट्स पे। एक्यूट एंगल ऑफ बाइप्रिज्म इज अबाउट 0.5 डिग्री, ठीक है, 0.5 डिग्री के आसपास होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ प्रिज्म इज अबाउट 179 डिग्री। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, ऑब्ट्यूज है तो बड़ा होगा और एक्यूट है तो छोटा होगा। तो कितना होगा, 1/2 डिग्री। ओके, सो ये पॉइंट थेरोटिकल है, अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा। When a monochromatic light source is kept, when a कौन सा क्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी या फिर सिंगल कलर, ठीक है। मोनो मतलब सिंपल सी बात है सिंगल, और क्रोमा मतलब कलर। इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ बाइप्रिज्म। सो ये यहाँ से जो एरो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक नैरो होल है और इस नैरो होल से कौन सी लाइट आ रही है बच्चों, सिंगल कलर की लाइट, या फिर आप लेजर लाइट भी बोल सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। In front of biprism, two coherent virtual source S1 S2 are produced। तो अब ये कैसा होता है, मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको, अभी नहीं, मैं आगे डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है। अभी ये फिलहाल आप चेक करेंगे कि एप्रेटस में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर फाउंड ऑन द स्क्रीन। तो ये यहाँ पे जो स्क्रीन होती है, यहाँ पे आप मान लीजिए ये आईपीस है, तो यहीं पे क्या है, स्क्रीन है। सो यहाँ पे सोर्स, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये सोर्स से आईपीस का डिस्टेंस बच्चों क्या होता है, कैपिटल डी। तो यहाँ पे आईपीस और यहाँ पे हम ले लेंगे स्क्रीन। तो आपको इस बार कैपिटल डी यानी क्या पता चल गया बच्चों, ये हो गई हमारी स्क्रीन। तो यहाँ पे कैपिटल डी यानी आपको क्या पता चल गया बच्चों, कि जो स्लिट और आईपीस का डिस्टेंस है वो कैपिटल डी होता है, जिसको हम स्क्रीन भी बोल रहे हैं। सो पॉइंट नंबर 4 की बात करें, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर फाउंड ऑन द स्क्रीन इन द एमएन रीजन, ठीक है। ये एमएन क्या होता है मैं इसको बताऊंगा बच्चों। प्लेस्ड बिहाइंड द बाइप्रिज्म, प्लेस्ड बिहाइंड द बाइप्रिज्म। तो बाइप्रिज्म के पीछे जो रखा है हमने आईपीस है, और इसकी को हम स्क्रीन एज अ बोल रहे हैं, ठीक है। सो बाइप्रिज्म इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर फॉर्म इन द लिमिटेड रीजन विच कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ आई पीस, ठीक है। जो स्क्रीन में हमको मिलता है वही हम आई पीस से देखते हैं। सो पॉइंट नंबर 5 जो कि फॉर्मूला है और आपको पता है, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल विड्थ एंड इट्स वैल्यू इज W इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये था एक थेरोटिकल टर्म जो कि एक्सप्लेनेशन में हमने इसको कवर किया है। सो आपको याद रखना पड़ेगा इसका एम क्या था बच्चों। उसके बाद मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने एप्रेटस लिख के दिए। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको अभी बताया, अब इसका मैं कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। जो एप्रेटस है वही कंस्ट्रक्शन है, तो मैं इसको ओरली एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो ध्यान से आप सुनिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ये कंस्ट्रक्शन है। ओके ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो मैंने क्या बोलना है, बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ नैरो स्लिट, कंसिस्ट ऑफ नैरो स्लिट। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ बाइप्रिज्म बी कॉन्वेक्स लेंस एल। आपको पता है ये जूम करने के काम आता है, जो भी हमको फ्रिंजेस मिलती है बहुत छोटी छोटी मिलती है, उनका साइज बड़ा करके देखने में काम आता है। कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एल एंड माइक्रोमीटर आईपीस। स्लिट एंड आईपीस आर केप्ट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। इट्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल स्टैंड्स, ठीक है, विच आर केप्ट ऑन अ ऑप्टिकल बेंच। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लेवलिंग स्क्रू। बच्चों यहाँ पे लेवलिंग स्क्रू भी होते हैं जो कि आप एप्रेटस में ऐड कर सकते हैं। द लेवलिंग स्क्रू is used to adjust the apparatus, height of apparatus, ठीक है। लेवलिंग स्क्रू का काम क्या होता है, इनको एडजस्ट करने का, ठीक है। सो हम आगे बढ़ेंगे, ये अगर ऊपर नीचे है तो इसकी मदद से हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं, और कुछ लेवलिंग स्क्रू यहाँ पे भी लगे रहेंगे। अगर एपरेटस ऊपर नीचे हो गए तो इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। सो आपको पता है ये वर्टिकल स्टैंड है, इनके साथ में स्क्रू भी लगे रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ेंगे, हम इसकी मेन डायग्राम की बात करेंगे। ये है उसकी मेन डायग्राम। सो आपने देखा होगा, सो क्या देखा आपने, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है।
सो क्या है, जब लाइट इससे आएगी तो इसके रिफ्रैक्टिंग एज पे पड़ेगी बच्चों। अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं। व्हेन, अब ये वर्किंग का पार्ट है, मैं वर्किंग का पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। When a monochromatic light coming from narrow slit as an incident on the refracting edges of the biprism, then due to refraction to virtual image S1 and S2 obtained on the slit। फिर से एक बार, when monochromatic light, आप ध्यान से सुनिए, when monochromatic light coming from narrow slit S and incident on refracting edges of the biprism। कितने रिफ्रैक्टिंग एज है? 2। सो इन दोनों एजेस पे गिरने के बाद क्या होगा? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। सो मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, इंसिडेंट ऑन रिफ्रैक्टिंग एजेस ऑफ द बाइप्रिज्म, देन ड्यू टू रिफ्रैक्शन टू वर्चुअल इमेज S1 एंड S2 ऑब्टेन ऑन द स्लिट। और उनके बीच का सेपरेशन आपको पता है क्या है, उनके बीच का सेपरेशन स्मॉल d है। सो ये मैं बात कर रहा था, ठीक है। सो आपको पता है यहां से कुछ रेज गई होगी कुछ इस तरीके से, और यहां से कुछ रेज गई होगी कुछ इस तरीके से। सिमिलरली यहां से भी कुछ रेज गई और यहां से भी। तो ये सभी नैरो स्लिट से जब लाइट आएगी तो ऑब्वियसली बात है ये नैरो स्लिट से लाइट आ रही है सेंटर पार्ट से, और ये बाइप्रिज्म के ऊपर गिर रही है, और अंदर में क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। उसके कारण हमको 2 वर्चुअल इमेज S1 और S2 ऑब्टेन हुई। कहां पर? ऑन द स्लिट, ठीक है, ऑन द स्लिट। ओके, सो और हम बात करेंगे अब यहां से क्या होगा, आपको पता है यहां पे क्या होगा? सुपर इंपोज होगा। यहां पे हमको मिलेगा ब्राइट, मैं डार्क के लिए ब्लैक यूज करता हूं, ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, स्पेस जो खाली है ब्राइट है व्हाइट वाली, और ये फिर जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं डार्क। सो ये डार्क मिला, ब्राइट मिला, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट मिला बीच में, ये ब्राइट हो गया, और ये जो मैंने बनाया ब्लैक कलर का ये डार्क हो गया। सो इस तरीके से हमें पैटर्न मिलता है। सो यही हमारा जो होता है ये इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। सो जितना भी मैंने आपको बताया ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे। सो इंटरफेरेंस पैटर्न को मैं कुछ इस तरीके से लाइन से ड्रॉ कर देता हूं। सो ये जो रीजन है ये पर्टिकुलर रीजन में ही आपको क्या देखने को मिलता है? इंटरफेरेंस पैटर्न। सो इसी को मैं बोल देता हूं इंटरफेरेंस रीजन। इसी को मैं क्या बोलूंगा? इंटरफेरेंस रीजन। सो due to superposition interference pattern obtained on the screen and seen by using micrometer eyepiece। ओके, सो हमको पता चल गया है, यहां से आपको पता चल गया होगा यहाँ पे क्या है? आईपीस है, या फिर समझ लो आप यहाँ पे क्या है? स्क्रीन है। इसलिए डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटल डी, जो कि बहुत ज्यादा होता है। कैपिटल डी इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल डी। और चीजें हम कवर करेंगे। स्लिट इज केप्ट, ये जो स्लिट होती है ये बहुत पास होती है बाइप्रिज्म के, ठीक है। और ये S1 S2 भी क्या होता है? वेरी क्लोज। S1 एंड S2 वेरी क्लोज टू ईच अदर, तभी तो स्मॉल डी क्या होगा? बहुत छोटा होगा, और कैपिटल डी बहुत बड़ा होगा। एंड द स्क्रीन इज केप्ट एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। कैपिटल डी इज वेरी लार्ज। इसी का मतलब क्या होता है? स्क्रीन इज केप्ट एट अ लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। ओके, सो ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू था। सो आई होप कि आपको वर्किंग समझ में आए होगी, किस तरीके से डायग्राम फॉर्म होती है। आप इस डायग्राम को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ इसके फॉर्मूले को देखेंगे। लेट द सेपरेशन बिटवीन द S1 एंड S2 बी स्मॉल d, एंड ये आपको दिख ही रहा है डायग्राम में, एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन ऑफ द बाइप्रिज्म इज A एंड B रिस्पेक्टिवली। अब आपको ये जो A दिया है और ये B दिया है इसको टेंशन मत लो, यहाँ पे 2 डिस्टेंस अलग करके बताए हैं जो न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है, बट मैं बोलूंगा इनको आप कैपिटल D ध्यान में रखो। बस इतना ध्यान में रखो कि S1 मतलब स्लिट से लेकर, ये जो आपकी स्लिट है ये स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस पूरा होता है कैपिटल D। तो हम कैपिटल D के टर्म में फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। सो इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज अल्फा, अल्फा बी द एंगल ऑफ प्रिज्म। सो हमको पता है एक अल्फा रहेगा, दूसरा भी क्या रहेगा? अल्फा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, यानी जिससे प्रिज्म बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देन स्मॉल डी इक्वल टू क्या होगा? ट्वाइस ए म्यू -1 इंटू अल्फा। अब ये आपको छोटी सी बात ऑलरेडी पता थी,
इसको आप ध्यान में रखेंगे। आपको याद आ रहा होगा म्यू माइनस 1 इंटू टी टर्म मैंने आपको बताया था, उस तरीके से ही कुछ डेरिवेशन डिराइव हुआ है। तो फिलहाल वो डिटेल यहाँ पे नहीं, जरूरत भी नहीं है। ओके, सो लैम्डा की वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। कैसे मिलेगी हमें? लैम्डा हमको पता है क्या होता है बच्चों। लैम्डा, एक सेकंड इसको मिटा दूं। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? डब्लू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्मॉल डी लर्न रखना है, स्मॉल डी लर्न रखना है। ठीक है, तो स्मॉल डी लर्न करेंगे तो आपको बाकी का फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल डी की वैल्यू यहाँ पे पुट की गई है। तो स्मॉल डी क्या होता है? ट्वाइस ए ब्रैकेट म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा टर्म पढ़ेंगे। अब ये जो टर्म मैंने आपको बताई ये स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, और आगे की जो टर्म बताता हूँ ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। सो अगर कोई बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज की जरूरत है, तो आप इसको यूज़ करेंगे। सो एमएसटी सीटी वाले, जेई और नीट वाले बच्चों के लिए मैं एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे क्या है? स्लिट है, और यहाँ पे कहीं तो भी क्या होगा? बायप्रिज्म। और यहाँ पे हमें पैटर्न मिल चुका है, और इस पैटर्न को हम देखेंगे आईपीस से, ठीक है। सो सभी चीज़ें बताऊंगा आपको। स्लिट है, और ये कौन सी है? लेंस है ये, ठीक है, ये लेंस है, और यहाँ पे क्या है? स्क्रीन है। आप स्क्रीन समझ लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चों कैपिटल डी है कुछ इस तरीके से बन चुका है। कैपिटल डी क्या दिख रहा है आपको? यू प्लस वी। इसी को पिछले साल के सिलेबस में इसका नाम था, मैं इसको हेडिंग डाल देता हूँ, कॉन्जुगेट फोसाई मेथड, कॉन्जुगेट फोसाई मेथड, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट मेथड थी, एग्जाम में आती थी। इसके न्यूमेरिकल्स भी बच्चों एग्जाम में काफ़ी बार आए हुए हैं, यानी टॉपिक कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसका थ्योरी बताऊंगा आपको, ठीक है। इसका मैं कंस्ट्रक्शन बोलो या तो थ्योरी बोलो, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले मैं थ्योरी स्टार्ट करता हूँ और छोटी छोटी चीज़ें कवर करता हूँ। अब कॉन्जुगेट वर्ड को मैं बता देता हूँ, जैसे कि 20+30, या फिर मैं 20+30 के एग्जाम्पल ना लेते हुए मैं सीधा सीधा डिस्टेंस की बात करता हूँ, जो कि स्क्रीन का डिस्टेंस होता है। कितना होता है? 1 मीटर। तो बात करता हूँ 30+70, तो यहाँ पे u कितना है? 30 है। ये यहाँ पे u कितना है? 30 है, और v कितना है? 70 है। सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है, सेंटीमीटर। तो 30+70 कितना होता है बच्चों? 100 होता है। तो यहाँ पे फिर से वही बोल रहा हूँ 70 सेंटीमीटर, और यहाँ पे u कितना बोल रहा हूँ? 30 सेंटीमीटर। यानी 70+30 भी क्या होता है? 100 ही होता है। इसी को क्या बोलते हो? कॉन्जुगेट। समझ गया? कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है। सो कॉन्जुगेट हमने नहीं देखना है अभी, हमें देखना है मेन टर्म जो हमारे काम की है, ठीक है। तो मैं जो काम की चीज़ें नहीं है उसको मिटा देता हूँ यहाँ से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये स्लिट है, ये लेंस है, ये स्क्रीन है, ठीक है, और हमें इमेज क्या मिल रही है? मैग्नीफाई। सो यहाँ पे D1 जो मिल रहा है हमको कैसा मिल रहा है? मैग्नीफाइड मिल रहा है। इमेज थोड़ी बड़ी दिख रही है, मैग्नीफाई इमेज। और यहाँ पे कैसी इमेज मिल रही है? छोटी, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड। अब यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए डिमिनिस्ड इमेज, D2 डिमिनिस्ड इमेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन स्लिट यहाँ पे फिक्स है और स्क्रीन यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। कौन मूव करेगा? सिर्फ और सिर्फ लेंस। तो लेंस कभी पास में आएगी, कभी दूर जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेंस क्या हो रही है? स्लिट के पास आ रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? जो लेंस है वो स्लिट से काफ़ी दूर जा चुकी है। सो ये डिस्टेंस आपको काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, तो व्हेन कॉन्वेक्स लेंस इज मूविंग टूवर्ड्स द स्लिट, ठीक है, फिर से एक बार, व्हेन कॉन्वेक्स लेंस इज मूविंग टूवर्ड्स द स्लिट, देन क्या होगा? देन मैग्नीफाई इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। एक बार रिपीट करता हूं मैं, व्हेन कॉन्वेक्स लेंस इज मूविंग टूवर्ड्स द स्लिट, देन मैग्नीफाइड इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। डन। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या बोलूंगा? व्हेन कॉन्वेक्स लेंस इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्लिट। अब ये स्लिट से दूर है, आप देख सकते हो डिस्टेंस काफी ज्यादा है। सो हम क्या बोलेंगे? व्हेन कॉन्वेक्स लेंस इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्लिट, दैट डिमिनिस्ड इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। सो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। क्या बोलेंगे? पहला पॉइंट हम इसकी बात कर रहे हैं और बाकी का इसकी बात करूंगा मैं। तो व्हेन कॉन्वेक्स लेंस इज मूविंग टूवर्ड्स द स्लिट, टूवर्ड्स है यहाँ पे, टूवर्ड्स द स्लिट, देन मैग्नीफाई इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है।
इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। और यहां पे क्या होगा, व्हेन, सेम टूवर्ड्स की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, अवे। व्हेन कॉन्वेक्स लेंस इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्क्रीन, सॉरी इसको मिटा देता हूं, गलत हो गया, स्क्रीन नहीं आना चाहिए बच्चों, स्लीट आना चाहिए। अवे फ्रॉम द स्लीट, देन diminished image is obtained on the screen। अब मैं वाइस वर्सा वाली कहानी बताता हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला, कॉन्वेक्स लेंस स्लिट के पास जा रही है, यानी कि स्क्रीन से दूर जा रही है, ठीक है। टुवर्ड्स द स्लिट समझ में आ गया बच्चों सबको। सो ये मैंने क्या बोला यहां पे, मैंने बोला टुवर्ड्स द स्लिट। टुवर्ड्स द स्लिट मतलब अवे फ्रॉम द स्क्रीन नहीं बोल सकता हूं, स्लिट के पास यानी स्क्रीन से दूर, स्लिट के पास तो स्क्रीन से दूर। और यहां पे क्या हो रहा है, ये लेंस स्लिट से दूर जा रही है, यानी किसके पास जा रही है, स्क्रीन के पास। फिर से एक बार, यहां पे स्क्रीन से दूर जा रही है लेंस, यानी स्लिट के पास जा रही है, ठीक है। यही चीज मैं आपको बता रहा था, वाइस वर्सा करके भी आप इस पूरे स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। सो अवे फ्रॉम स्क्रीन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टुवर्ड्स स्क्रीन, ठीक है। सो स्टेटमेंट क्या हो गया यहां पे, व्हेन कॉन्वेक्स लेंस इज मूविंग टुवर्ड द स्लिट, यानी कि स्क्रीन से दूर जा रही है। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस स्लिट के पास जा रही है, यानी स्क्रीन से दूर जा रही है। और यहां पे अगर हम बात करें कि कॉन्वेक्स लेंस किसके पास जा रही है, स्क्रीन के, यानी कि स्लिट से दूर जा रही है। कुल मिला के यही कहना था। सो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है, मान लो u की वैल्यू यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है और v की वैल्यू कितनी है, 70 सेंटीमीटर। हमको समझ गया यहाँ पे कैपिटल D कितना हो गया, u प्लस v, दैट इज 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर। ये सिर्फ मैथमेटिकल टर्म से समझाने के लिए मैंने दिया आपको। तो u की वैल्यू 30 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हम u 30 ले रहे हैं, यानी हम इतना डिस्टेंस एडजस्ट कर रहे हैं कि वो कितना हो जाए 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम कितना डिस्टेंस एडजस्ट कर रहे हैं कि वो स्क्रीन के पास 70 हो जाए। यहाँ पे स्क्रीन के पास 70 हो जाए तो स्लिट के पास 30, तो यहाँ पे स्क्रीन के पास 30 तो स्लिट के पास 70। सो कुल मिला के हम कॉन्जुगेट मेथड यूज कर रहे हैं, मुझे यही बताना था आपको, ठीक है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, तो हम इस चीज़ों को, जो काम की चीज़ें नहीं है उनको मुझे हटा देना चाहिए, और जो काम की चीज़ें हैं उनको रख देना चाहिए। सो काम की चीज़ें रख दी गई है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है, ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा है कि जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इमेज ऊपर और ऑब्जेक्ट नीचे, है ना। तो हमें याद रखना है, आपको मैंने ट्रिक बताई है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। पेरेंट्स हमेशा क्या होते हैं बेटा, कुछ भी हो जाए लाइफ में अपनी इमेज ऊपर रहनी चाहिए। तो हम क्या है, इमेज है, तो हमारी इमेज हमेशा कहाँ रहनी चाहिए, ऊपर, और ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, नीचे। सो इमेज हमारी हमेशा ऊपर ही होनी चाहिए। सो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये। सो ये तो ऑब्जेक्ट की बात है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या है, इमेज। फिर से यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट रखा है हमने, और यहाँ पे क्या है, इमेज। तो इमेज स्लिट की तरफ है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे u होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, v, ये इमेज का डिस्टेंस है, लेंस है। सो मैं ज़्यादा लिखूंगा इस बार, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो डिस्टेंस इमेज की कितनी है बच्चों, इमेज की डिस्टेंस को v बोलेंगे यहाँ पे। फिलहाल ये इमेज का है, ये पूरा पार्ट जो दिख रहा है इमेज बड़ा है, तो समझ सकते हो आप यहाँ पे। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। और हाइट की बात करेंगे, हाइट कितनी है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की हाइट मिल गई हमको d, हाइट ऑफ, अब हमको पता है इमेज ऊपर रहता है, ऑब्जेक्ट नीचे रहता है। इमेज हमेशा कहाँ रहनी चाहिए, ऊपर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया बच्चों यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज d1 है, यहाँ पे हमेशा इमेज ऊपर रखो, और यहाँ पे कितनी है, d। डन। चलो इसकी बात करते हैं, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इमेज ऊपर, इमेज ऊपर, इमेज ऊपर, ठीक है। दो इमेज वाले लोग यहाँ पे हैं। सो इमेज की क्या लेना है आपको, पहले डिस्टेंस ले लेते हैं ये, और ये इमेज का हाइट, और ये पूरा ऑब्जेक्ट है यहाँ से। सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे v है और यहाँ पे u है।
हमें एक्चुअली बच्चों ये प्रूफ करना था d इक्वल टू √d1 d2। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं बोल देता हूँ 3 और इसको मैं बोल देता हूँ 4। अब एक के नीचे एक लिखिए, जैसा आपको डिफरेंस में लिखना है आप डिफरेंस में लिखिए, या फिर पैराग्राफ में लिखना है पैराग्राफ में। मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, चेंज करता हूँ मैं कलर। तो अब हम फाइनल डेरिवेशन लिखने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब ध्यान से देखिए। ओके, सो मैं 1 इंटू 3 करता हूँ और हमको पता है यहाँ पे m इक्वल टू ये है। सो इसको मैं ऐसा कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा शायद। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ फाइनल बॉक्स। ठीक है, ये, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, इसको बाद में इसको कट कर देता हूँ। u अपॉन v इक्वल टू d2 अपॉन u। ठीक है, सो इक्वेशन हटा देते हैं, ये इक्वेशन नहीं यूज़ करते हम यहाँ पे। हम इसको बोलते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन बोलते हैं 2। तो फ्रॉम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसा करते हैं। सो क्या मिल जाएगा हमको बच्चों, v अपॉन u इंटू u अपॉन v इक्वल टू d1 अपॉन d इंटू d2 अपॉन, ये क्या है, ये गलत हो गया यहाँ पे, ये d था। ठीक है, ओके, सो ये हो गया d, ये हो गया d। तो फाइनली क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे d1 d2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, d का स्क्वायर। तो हमें d चाहिए था बच्चों, क्या आ गया है d यहाँ पे, d1 d2। ठीक है, सो मुझे यही बताना था आपको कि ये इस तरीके से प्रूफ होता है। अब इसका यूज़ कहाँ पे है, तो इसका यूज़ मैं सभी कुछ मिटा के बताता हूँ। तो यहाँ से हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद भी रखा तो भी चलेगा, d1 इक्वल टू √d1 इंटू d2। ये फॉर्मूला यहाँ काम आता है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सो हम विड्थ कैलकुलेट कर लेंगे इस तरीके से भी, ये भी एक तरीका है। क्या होगा यहाँ पे, d1 इंटू d2। तो ये थी मैग्नीफाई इमेज और ये थी आपकी डिमिनिश्ड इमेज। तो फिलहाल इतना ही आज के लिए, बाकी का नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।